नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का अनंत एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा मतलब मैं कहूँगा कि मैं आपके लिए पहली बार यूपीएससी सी सेट, बिल्कुल इस बार मेरे पास हमारे कुछ ऑफलाइन के जयपुर के कुछ बच्चे थे। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे तो मेरे को इंटरेस्ट आया कि मुझे इस पर सॉल्यूशन बनाना चाहिए। तो मुझे पीडीएफ दी गई थी और उस पीडीएफ के कुछ क्वेश्चंस थे। तो बोला यूपीएससी सी सेट का जो पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस हैं, इसके सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो की फॉर्म में अपलोड किया जाए। और इसका मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये यूपीएससी सी सेट 2024 जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको स्मार्ट तरीके से कराया जाएगा दोस्तों। तो आज का जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी बच्चे सी सेट की तैयारी कर रहे हैं वो और आ, इसके अलावा कोई भी बच्चा कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो वो सभी इसको देख सकते हैं। और मैं कहूँगा एग्जैक्टली बात यही है कि जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मैथ्स के क्वेश्चन है और मैथ्स के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं। बस सी सेट के नाम से लोगों के मन में एक अलग ही इमेज बनती है। तो इमेज बरकरार रखिए और सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ और आप सभी देखिएगा सॉल्यूशन क्या है। और हाँ, इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल धर्मेंद्र सर मैथ्स उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसके लेक्चर की पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन ही क्या है, एक संख्या को गलती से 4 से गुणा करने के बजाय 4 से विभाजित कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में कितने परसेंट परिवर्तन होता है, मुझसे बोल रहा है। यानी एक संख्या को 4 से गुणा करने के बजाय 4 से भाग कर दिया गया, यानी क्या बोल रहा है, नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4। यानी कोई भी नंबर, जैसे आप नंबर आप जैसे जब आपको 4 से गुणा करना हो 4 से डिवाइड करना हो, तो ऐसा नंबर मानो जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने नंबर अज्यूम किया कि भाई नंबर मैंने अज्यूम किया लेट नंबर इज, ऐसा नंबर मानो जो 4 से डिवाइड भी हो जाए, तो वो आना 16 या 4 मान लो आप। चलिए, तो नंबर माना 4। अगर मैं बात करूं राइट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बेटा, राइट सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राइट सॉल्यूशन आएगा बच्चों, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता तो रिजल्ट आता 16। लेकिन अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो रॉन्ग सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, सर रॉन्ग सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो रियल आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 16, पर गलत आंसर क्या आया 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, सर डिफरेंस आ रहा है 15। तो यहाँ पर 15 और 15 अपन मुझे बोल रहा है कि जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 15/16 आपको बोला गया, ये अपना परसेंटेज में आएगा। क्योंकि 15 गलत आया अपॉन 16 इंटू 100 आपको सॉल्व करना है। और 100/16 क्या होता है, अगर हम देखें 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो 6 पॉइंट समथिंग लेस किया तो आएगा 93.75, इसका राइट आंसर होगा। क्या आंसर आएगा इसका, 93.75% इसका, यानी ऑप्शन डी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6K डेज। 6K, अब यहाँ पे 6000 डेज बोल सकते हैं हम लोग। वेर एज के इज ए नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर है आपको दे रखा है, चलिए यहाँ पर 1000 नहीं है। आगे बोल रहा है बाय व्हाट परसेंटेज शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5K डेज। इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो बोल रहा है पुरुषों की संख्या जो एक कार्य को 6 के दिन में यानी 6 दिन में पूरा कर सकती है। तो बोल रहा है यहाँ पर पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि वही काम 5 के दिनों में पूरा हो जाए। अब इसको अगर मैं कहूँ तो ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम बात करें, देखो ये आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं वर्क एफिशिएंसी पे। तो कार्य क्षमता जो है हमारी वर्क एफिशिएंसी है, तो वर्क की जो एफिशिएंसी है वो डब्ल्यू, यानी जो डब्ल्यू है वो डी का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी काम जो होता है वो यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ डेज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो डेज की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो डेज का रेशियो पहले 6K था, अब रेशियो क्या हो गया, मतलब आप 5K हो गया, तो आपका रेशियो हो गया 6:5। ये डेज हमारे 6 से 5 हो गए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्क एफिशिएंसी जो होनी चाहिए आदमियों की वो 5 से 6 होनी चाहिए। यानी अगर मैं बोलूं कि पहले 5 आदमी काम करते थे किसी काम को, तो अब उस काम को 6 आदमी करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हाँ, 1। तो 1 के इंक्रीमेंट किस पर, प्रीवियस पर। प्रीवियस कौन है, 5, तो 1/5 इंटू 100 आप करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 20% इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बच्चों राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप देखो एक एक चीज मैं आपको करके बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करके बताऊंगा यहाँ पर, और आपको काफी इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप देखते जाइएगा, बहुत आसानी से करने की कोशिश करिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको चीजें समझनी है और आसानी से कवर करने की कोशिश करना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए क्या कह रहा है, बोला व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रोसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ 30 रेज़ टू पावर 30, आपको बोला गया।
बोला 30 के मान में शून्य से पहले दाहिना अंक कौन सा है। तो इसका मतलब जैसे अगर आप इसको समझो तो जीरो की बात नहीं करनी है बच्चों, जीरो की बात नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, शून्य से पहले। तो देखो 30 आपको बोला गया, इसका मतलब है 3 × 10। इसका मतलब क्या है बच्चों, 3 × 10, क्योंकि मुझे एक बात सीखनी है यहाँ पर। मुझे बोला जीरो को छोड़कर, यानी जीरो को छोड़कर कौन सा राइट मोस्ट डिजिट आपको पूछ रहा है, क्या होगा। तो बेटा 10 की पावर कितनी भी करो तो लास्ट में सबकी जीरो आएंगी, और जो नंबर यहाँ पर 3 की पावर से आएगा वही आपको क्या देगा, वही आपको जीरो के बाद, क्योंकि बोला शून्य से पहले का दाहिना अंक। तो यहाँ पर 3 की पावर 30 आपको बोला गया, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब यूनिट डिजिट के केस में क्या होता है, हम जानते हैं यूनिट डिजिट के केस में आपको क्या करना होता है, पावर में 4 का डिवाइड करना होता है। पावर कितनी है बच्चों, 30 है। अब 30 में आप 4 का डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकालिए। तो 30 में क्योंकि हम जानते हैं 4 की साइकिल होती है 3 के लिए, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, यानी पावर यूनिट डिजिट देखोगे तो 3 की पावर 1 यानी 3 होता है, 3 की पावर 2 करते ही कितना होता है, 9 होता है, 3 की पावर 3 27 का 7 होता है, 3 की पावर 4 81 का 1 होता है, 3 की पावर 5 243 का 3 होता है। फिर से रिपीट हो गया, इसलिए पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हमने जब 4 का डिवाइड किया तो 3 की पावर, अब 30 में 4 का डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाला, और 30 में जब बच्चों 4 का भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या बचेगा हमारा बच्चों, 2 बचेगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 क्या हो गया मेरे बच्चे, 9, इसका इकाई अंक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए एक एक चीज को आपको सरल करना है और आसानी से करने की बच्चों कोशिश करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक घन को 64 समान टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक न्यूनतम कटौती की संख्या क्या होगी। अब क्या बोल रहे हैं, देखो एक छोटी सी बात, एक क्यूब है आपके पास, अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब ऐसा होता है, इस क्यूब को आपको काटना है, 64 टुकड़ों में काटना है। अब 64 के लिए अगर थोड़ा सा रीजनिंग लगाएं तो रीजनिंग लगाने का मतलब हो गया कि देखो घन है ऑलरेडी, यानी सारी भुजाएं समान है। अब बोला 64 समान टुकड़ों में काटना है, यानी 64 जो घन बनेंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे। अच्छा बताओ, अगर मैं लंबाई में 4, चौड़ाई में 4 और ऊंचाई में 4 अगर काट बस कट लगाता हूँ, लंबाई में मतलब अगर हम बताओ लंबाई में 3 कट लगाए और टुकड़े 4 हुए, तो यहां पर हम बात की हमने 3 कटौती करी तो 4 टुकड़े बन गए हमारे। अब बेटा 4 टुकड़े बन गए तो यहां पर अब जरा समझना, तो यहां पर आपको कटौती कितनी करनी है। तो अब आपको पूछा है, देखो लंबाई में अगर हम 4 करेंगे, चौड़ाई में 4 करेंगे, ऊंचाई में 4 करेंगे, तो यहां पर कटौतियां कितनी हो जाएंगी बेटा, अगर हम देखें तो 64 हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पर हमारे क्या बन जाएंगे बच्चों, घन बन जाएंगे। तो यहां पर आपको कटौतियां कितनी करनी है आपसे पूछा, न्यूनतम आवश्यक। तो देखो जरा समझना बेटा, अगर मैं जैसे मान लो मैं बॉटम की बात करता हूँ, यहाँ पर 4 पीस बनाने हैं, तो 1 कट लगाया, 2 कट लगाया, 3 कट लगाया, 3 कट लगाते कितने पीस बन गए, 4 बन गए। तो यहां पर देखिएगा 3 लगाया आपने। ऐसे अगर हम बात करें, 1 कट आपको यूं लगाना पड़ेगा, 1 कट आपको यूं लगाना पड़ेगा, 1 कट आपको यूं लगाना पड़ेगा। तो कितने हो गए बेटा, यहाँ पर भी 4 कट हमारे हो गए, मतलब 3 कट लगाते 4 हो गए। तो और आप ऊंचाई में भी अगर आप काटेंगे तो ऊंचाई में भी आपको कितना करना पड़ेगा बेटा, हमें 3 कट लगाने पड़ेंगे। यानी जैसे अगर मैं जनरली बात करूं कि अगर आप देखो लंबाई में 3 टुकड़े करिए, पहले 3 कट लगाइए, तो 3 कट लगाने का मतलब 4 पीस बन गए। चौड़ाई में भी 3 कट करिए और ऊंचाई में भी 3 कट करिए, तो आवश्यक न्यूनतम कितने होंगे बेटा, 9 कट तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, जिससे आपके कितने पीस बनेंगे, 64। ऐसे जैसे जनरली बात करूं, मान लो एक बहुत बड़ा पीस है, उसको आपने लंबाई में यूं 3 पीस कट किए, चौड़ाई से भी यूं 3 पीस कट किए। तो अब देखो, अब जरा 3 कटने का मतलब 4 टुकड़े हो गए, चौड़ाई में भी 4 हो गए, 4 × 4 16 हो गए। और 4 को जब आप ऐसे यानी 3 कट आप ऐसे हाइट में लगाएंगे तो 4 लेवल आपके बन जाएंगे। तो 16 × 4 = 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये लीजिए इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ में आएगा बेटा 9, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इस बात को पढ़िए। मान लीजिए x एक 2 अंकों की संख्या है, x जो है बेटा एक 2 अंकों की संख्या है, y x के अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या, अन्य संख्या 2 अंकों की एक संख्या है, यानी दूसरी संख्या है। देखो x एक संख्या है 2 अंकों की, और y जो है ना बेटा इसको पलट कर इसके अंकों को पलटा गया तो एक नई संख्या बनी। और क्या कह रहा है, संख्या यदि x और y 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो x प्लस वाई, यानी आपको x प्लस वाई बोल रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब 99 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई बेटा, 99 हो गई। तो बोल रहा है एक्स और वाई, एक्स के संभावित मान की संख्या क्या है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू, यानी एक्स एक संख्या है तो एक्स के संभावित मानों की संख्या आपसे बोल रहा है। अब आप जरा देखो इस बात को कैसे करा जाए। एक जैसे एक्स एक संख्या है और वाई भी एक 2 अंकों की संख्या है, इस बात को समझना एक बार आप। तो यहां पर इसको आप आसानी से कैसे करेंगे, बहुत मैं आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, और बहुत ईजी तरीका है बच्चों, उससे बहुत ईजी वे में आप कर सकते हो। जैसे सुनो, कोई भी 2 अंकों की संख्या माननी है, तो एक्स जो संख्या है ना उसको मैंने मान लिया 10p+q। 2 अंकों की संख्या आप हमेशा इस तरह से मानिए, क्या मानिए, x बराबर 10p+q आपने माना।
जिसमें Q क्या है बेटा, इकाई का अंक, और P क्या है बच्चों, दहाई का अंक। ऐसे अगर मैं Y की बात करूंगा तो Y में क्या होगा, इकाई अंक दहाई अंक पलट जाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर जरा सुनना 10Q प्लस P हमारे पास हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि बोल रहा है एक्स और वाई को जोड़ने पर दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन रही, 99 बनती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दो अंकों में, 99 होती है। और 99 कैसे बन सकता है, डायरेक्ट बताऊं तो मैं आपको, देखो 18, 18 प्लस 81, ये एक्स और ये वाई अपोजिट हो गया, तो 99 हो जाएगा। फिर ऐसे अगर हम बात करें 27, 27 का उल्टा कितना होगा, 72 होगा। आपने 0 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 9 दो अंकों की संख्या नहीं है। अगर ऐसी बात करें 36, 36 का उल्टा 63, ठीक है, मैं आपको चलो डायरेक्ट बता ही रहा हूँ, ये हो गया, मतलब ये संख्या हो गई हमारी। फिर 54, फिर 45, इसका अपोजिट देखो सब ये आ रहा है। इसके बाद 63 अपोजिट हो गया 36, फिर 72 अपोजिट हो गया हमारे पास 27, फिर हो गया 81 अपोजिट हो गया 18, और 90 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि 90 का अपोजिट 09 होता है, तो ये हमारे पास संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो ये इस तरह से डायरेक्ट समझ सकते हैं, पर मेथड की बात करूं तो x का मान 10p प्लस क्यू है और y का मान 10q प्लस p हमारे पास है। तो आप जरा देखिए यहाँ पर कि इन दोनों का योग आपने किया x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई का जब आपने योग किया तो ये आया 11p प्लस क्यू, ये आपको बोला गया। तो यहाँ पर इनका जो टोटल है एक्स और वाई का वो आएगा 99, क्योंकि दो अंकों की संख्या बोला है। तो यहाँ पर p प्लस क्यू आपने अज्यूम किया, मतलब माना, तो कितना आएगा बेटा 9। तो p का मान, जैसे अब p का मान आप रखते जाइए, p का मान रखना स्टार्ट करिए और इस तरह से रखिए, जैसे p का मान आपने 1 रखा तो 10, और ये हमारे पास p का मान 10 है तो इसका मान 8 होगा, तो 18 हो जाएगा। फिर 2 रखोगे तो इस तरह से आपको मान रखते जाने। तो ये p प्लस क्यू, अब देखो पहले p का मान आपने 1 रखा, तो q का मान आपको क्या रखना पड़ेगा, 8, तो ये देखो 9 हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर 2, फिर 7, फिर 3, फिर 6, फिर 4, फिर 5, टोटल 9 होना चाहिए इसका, क्योंकि दोनों अंकों का योग 9 होना चाहिए। यानी x एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है बच्चों, 9 है। ये आपको ध्यान रखना है। 54, 63, 72, 81, और ये सिर्फ 8 संख्या हमारी पॉसिबल है, यानी ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चे, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक तरीके से पूरा क्लियर कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 6 समय काम का एक क्वेश्चन आपको दिया है। एक्स वाई जेड व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पहला 6 घंटे में, दूसरा 8 घंटे में, और तीसरा भी 8 घंटे में पूरा कर सकता है। हालांकि एक समय में प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी लगातार 2 घंटे काम नहीं करता। सभी काम को खत्म करने में लगे हुए हैं। काम खत्म करने में उन्हें न्यूनतम कितना समय लगेगा। अब न्यूनतम समय का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब हमारे काम करने वाले जो, मतलब हम बात करें काम हमारा क्या हो, प्रत्येक घंटे में ज्यादा हो, तो हमको क्या बोल रहा है बेटा, न्यूनतम समय बोल रहा है। इस बात को पढ़ लीजिए आप, मिनिमम टाइम आपको बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब जरा समझना है समय काम में कैसे क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक्स वाई जेड, एक्स काम करता है 6 में, वाई काम करता है 8 घंटे में, जेड काम करता है 8 घंटे में। तीनों का लघुत्तम लूंगा तो एलसीएम आएगा 24, यानी मुझे 24 काम करना है बच्चों। कितना, 24 काम करना है। अब 24 में मैंने 6 का डिवाइड किया तो 4 यूनिट काम करता है एक्स, वाई 3 यूनिट और जेड भी 3 यूनिट काम करता है। अब आपको क्या बोल रहा है, यहां पर एक अच्छी बात बोली गई है कि न्यूनतम समय कब लगेगा, और यहां ध्यान रखना इस कंडीशन में लिखा हुआ है कि तीनों अगर हम देखें तो तीनों में दो लगातार कोई भी 2 घंटे काम नहीं कर सकता है, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम काम की बात करना है, तो एक बार समझना, एक बार देखो, अगर मैं जनरली अगर बात करूं जो एसएससी में रेलवे में क्वेश्चंस आते हैं उसमें होता है कि पहले एक एक्स काम करता है, फिर वाई काम करता है, फिर जेड काम करता है, पर यहाँ एक वर्ड लिखा गया न्यूनतम। तो न्यूनतम के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे सबसे मैक्सिमम काम कितना है, 4। मान लो पहले घंटे एक्स आया, एक्स ने कितना काम किया बेटा, 4 काम कर लिया। दूसरे घंटे में अपन ने बुलाया वाई को, वाई ने काम किया 3, ठीक है। अब तीसरे घंटे में अपन बुला सकते हैं जेड को। अब सुनना, तीसरे घंटे में जेड को बुलाऊंगा तो आएगा काम 3, तो 4 और 3 7 और 3 10 काम हुआ। लेकिन अगर मैं वापस, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, एक घंटे में एक व्यक्ति काम करता है, तीसरे घंटे में जेड की जगह अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स ही आता है दोबारा लौटकर, तो यहाँ पर काम कितना होगा बच्चों, 4 होगा। फिर चौथे घंटे में हम वाई या जेड में किसी को बुला लो, काम तो कितना होगा बेटा, 3 होगा। तो आप देख सकते हैं कि हर 2 घंटे का काम क्या है मेरे बच्चे, यहाँ समान है। ये न्यूनतम वर्ड की वजह से ऐसा पढ़ रहा हूं कि मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब मैक्सिमम काम आपका किया जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि हर 2 घंटे का काम क्या है, 2 घंटे है ना, तो हर 2 घंटे का काम क्या है, समान है। तो बेटा एक साइकिल हमने मान लिया, एक साइकिल का मतलब हो गया 2 घंटे हमारे पास हो गया, और काम कितना हुआ, 4 और 3 7 काम हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सर सबसे पहले साइकिल को कंप्लीट करना है चॉइस के पास, तो 3 साइकिल कंप्लीट हो गई। तो देखो एक साइकिल में 2 घंटे, 3 साइकिल में 6 घंटे हमारे पास हो गए, और साथ ही 21 काम हमने कर लिया।
कितना वर्क पूरा हो गया, 21 काम, करना कितना है 24। अब देखो 6 घंटे पूरे पूरे हो चुके हैं, अब काम बचा है 3, क्योंकि 24 काम करना है, काम बचा है 3, और जो काम 3 बचा है इसको अब कौन करेगा, वापस साइकिल में x आएगा तो x 4 की स्पीड से करेगा। तो 6 घंटे पूरे पूरे और 3/4 आपको और लगेगा, है ना, इतने घंटे, इसको हम बोलते हैं 6 घंटे। तो ये हो गया बेटा 6 घंटे तो पूरे पूरे, और 3/4 को जब 60 से गुणा करोगे तो 45 मिनट हमारे पास होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मिनिमम टाइम आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको हमेशा आंसर पे क्या करना है, आपको आंसर पे हमेशा क्या करना है, चीजों को समझना है कि आप क्वेश्चन को सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब देखो 6 घंटे वाला ऑप्शन देखकर तीनों में कंफ्यूज मत होना, आंसर 45 मिनट ही आएगा, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या है। और क्वेश्चन नंबर 7 को करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, इसको देखो लैंग्वेज को पढ़ना है, आप लैंग्वेज को पढ़िए और क्वेश्चन करिए। क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि दो व्यक्ति पी और क्यू एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। पी ने क्यू से 14,000 रुपए अधिक लगाए, लेकिन पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया और क्यू ने 10 महीने के लिए निवेश किया। चलिए दोनों का टाइम दे रखा है, पैसे में दोनों के अंतर की बात चल रही है, पर पैसे आपके दोनों के क्लियर नहीं है। अच्छा आगे कह रहा है, यदि 2,000 रुपए के से कुल लाभ में से पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 रुपए अधिक था, तो पी का द्वारा योगदान की गई पूंजी क्या है। अब मैं आपको देखो इसका आंसर चुटकियों में बताता हूं। चुटकियों का मतलब क्या है कि देखो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो हमेशा जिस रेशो में आप इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशो में आपको प्रॉफिट होता है। तो पहले प्रॉफिट का रेशो निकालो। देखो अगर मैं बात करूं इन प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट में देखना है, सुनो, अब दोनों का प्रॉफिट कितना आ रहा है, कुल मिलाकर 2,000 रुपए बोल रहा है 2,000 रुपए में से पी का हिस्सा क्योंकि इससे 400 रुपए अधिक है। ठीक है, तो 400 निकाल लो, पी के हिस्से को ज्यादा मिल रहे हैं, तो 400 बटा 1600, तो बेटा पी को कितना मिलेगा यहाँ पर, और बचा 1600 को बांटोगे तो ये हो गया 800, 800 800 बांट दो, तो 800 प्लस 400 यानी 1,200 रुपए किसको मिला, पी को, और क्यू को मिला 800। तो रेशियो कितना आ गया बेटा, 3:2। भाई कैसे आया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपने जो 400 रुपए पी को ज्यादा मिला ना उसको अलग से निकाल लिया, बाकी बराबर बांट दिया, तो 1600 को बराबर बांटा तो 800 800, तो पी को मिलेगा 1,200 और क्यू को मिलेगा 800। तो रेशो आया 3:2। अब इसी रेशो में आपने क्या किया बच्चों, निवेश किया है, यानी पूंजी का निवेश भी किया है और आपने वैल्यू का निवेश भी किया है। अब जैसे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट में देखना जरा, पी ने कितना निवेश किया, मान लो एक्स रुपए निवेश किया, क्यू ने कितना निवेश किया, सर क्यू ने निवेश किया वाई रुपीस। अब ये देखो जो एक्स है ना, उसने कितने समय के लिए निवेश किया, 8 महीने के लिए निवेश किया, और क्यू ने 10 महीने के लिए निवेश किया, और इनका जो ये रेशो है ना बच्चों, ये रेशो बराबर होना चाहिए इसके प्रॉफिट के। तो 8x/10y का वैल्यू होगा बच्चों 3/2 के बराबर, क्योंकि ये इसी ने जिस रेशो में निवेश किया उसी रेशो में प्रॉफिट होता है। तो यहां पर आप जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से x/y का वैल्यू आएगा। तो ये देखो 2 से कट गया 10, 5 बार, 5 दिया 15, तो 15/8 हमारे पास हो गया। देखिए अब आप देख लीजिए कि एक्स और वाई का रेशो क्या है, 15/8। यहां पर रेशो को देखना आप, ये 15/8 है, और मुझे क्या बोल रहा है कि ऊपर लिखा था पी ने क्यू से 14,000 रुपए अधिक लगाए। देखो पी ने मान लो एक्स लगाए थे ना, तो एक्स यानी 15 जो है ना, 7 यूनिट आपके पास अंतर है, तो 7 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखो जरा, मान लो मेरे हिसाब से पी ने कितने लगाए, 15 रुपए, क्यू ने लगाए 8 रुपए, तो ये 7 रुपए अधिक हो गया, तो 7 यूनिट का मान 14,000 रुपए आपको दिया गया है। तो 7 यूनिट का मान 14,000 रुपए है बच्चों, और मुझसे पूछ के रहा है पी का योगदान, तो पी ने कितना निवेश किया, 15 यूनिट का, तो बेटा 15 यूनिट का मान निकाल लीजिए, और ये देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 14,000 अगर 7 यूनिट के बराबर है तो डबल हो गया, 15 का मान निकालना है, तो 15 दूनी 30,000 इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल गजब का आंसर आ गया। तो ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं कहूंगा ये गजब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सोचिए एक बार कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, और ये क्वेश्चन मैं आपसे फिर कहूंगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सीखना जरूरी है। ये लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, पहले इसको पढ़िए। देखो क्या लिखा हुआ है, 222 की पावर 333 और 333 की पावर 222 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। अच्छा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं जनरली बात करूं कि ये नंबर 2 से डिवाइड है, जी हाँ सर नंबर 2 से डिवाइड है, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है क्या, सोचो एक बार। 3 की पावर कितनी भी करो, ये आप सुनना मेरी बात, 3 की पावर कितनी भी करो बच्चों, ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसको पहले तो देखो समझ लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऑप्शन में 2, 3 और 7 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 222 जो है ना, 222 जो है बच्चों, ये 222 हमारा जो है वो सम संख्या है, और सम की पावर कुछ भी करो हमेशा सम आएगा। लेकिन ये विषम संख्या, और विषम की पावर चाहे कुछ भी करो हमेशा विषम आएगा। तो इसका मतलब हमें चेक करना है 2, 3, 37 से। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बोला 222 की पावर
333 प्लस 333 की पावर 222। ठीक है, अब इसको एक एक चीज को समझना है यहाँ पर जो जरूरी है आपके लिए। आपको पहले तो तीनों के मतलब 2 का, 3 का और 37 का रूल पता होना चाहिए। 2 का रूल क्या होता है, संख्या सम संख्या है, तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या 2 से डिवाइड होना जरूरी है। सम संख्या 2 से डिवाइड होना जरूरी है, एक तो वो चीज हम बोल सकते हैं। दूसरा, अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखो 2 की बात कर रहा हूँ, आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अलग अलग जैसे डिवाइड करूं तो ये 2 से डिवाइड है, पर वो 2 से डिवाइड नहीं है। तो 2 से डिवाइड, देखो अगर मैं बोलूं इन दोनों के लिए, क्या 2 से अगर हम बात करें इंडिविजुअल, तो आपको समझ में आएगा 2 से डिवाइड है, जी हाँ। क्या ये 2 से डिवाइड है, नहीं है, विषम संख्या है। 3 की बात करें, 3 के लिए क्या होता है, अंकों का योग। 3 के लिए क्या होता है बच्चों, अंकों का योग। आप चाहें तो देखो दोनों में, आप देखो 111 कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 111 कॉमन आ रहा है। अभी करके बताऊंगा, जब डायरेक्ट देखते हैं 3 का भाग इसमें जा सकता है क्या, इंडिविजुअल बात करें तो 3 का भाग इसमें जा सकता है, अंकों का योग 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो पावर करने पर भी अंकों को 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इस नंबर की बात करें तो देखो क्या 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो दोनों नंबर 3 से डायरेक्ट देख लीजिए आप एक बार। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें 37 की, तो क्या ये नंबर 37 से डिवाइड है, जी हाँ। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, ये 37 से कैसे हुआ इसकी बात करते हैं। तो आप देखो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो इसको 2 गुणा 111 की पावर 333 प्लस 3 गुणा 111 की पावर 222 आपको बोला गया, ये बोलोगे, सही है ना। अब देखो यहां पर आपने देखो अगर देखा ढंग से, तो देखो दोनों में 111 की पावर आप देखो 222 कॉमन आ रहा है। 111 की पावर देखो यहां भी है, तो यहां पर बचा क्या, 2 की पावर 333 गुणा 111 की पावर, ये तो निकाल लिया अपन ने। अब कितनी बची, 111। भाई दोनों का आधार जोड़ोगे तो पावर जुड़ जाएगी, प्लस यहां पर देखो 3 की पावर 222 बचा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें इस बच्चों इस नंबर को देखें, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये तो हमारे पास कॉमन ही आ चुका है। अब ये जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है ना, इसको जरा ढंग से देखो, 111 जो है ना, 111 3 गुणा 37 होता है। तो आप मुझे बताइए कैसे भी करके कि क्या ये नंबर 3 से और 37 से डिवाइड है कि नहीं है, बट 2 से डिवाइड नहीं है। तो आंसर क्या हुआ बच्चों, इसका आंसर आएगा बी। तो मैंने आपको डिटेल में करके बता दिया कि इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो गया। तो ये लीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। इस तरह से 3 और 37 डायरेक्ट भी करके देख लिया था हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन क्या है कि शहद में कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको लागत मूल्य पर बेचना है। ये क्वेश्चन जब हम शुरू में पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, एलिगेशन जब पढ़ते हैं, इसको रिपीट करते हैं बहुत बार। और वो क्वेश्चन अभी तो शहद लिखा हुआ है, वो आता है दूध में। दूध में कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को शहद के मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया जाए। तो बेटा जितना परसेंट लाभ हो रहा है, अगर लागत मूल्य पर बेचा जा रहा है तो 20% अगर लाभ है तो 20% ही आपको पानी मिलाना होगा। कितना, 20% ही मिलाना होगा, तभी आपको प्रॉफिट 20%, क्योंकि वजन बढ़ जाएगा उतना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक केन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और एक केन वाई में 532 लीटर डीजल है। उन्हें समान आकार की बोतलों में बंद किया जाना चाहिए ताकि पूरा पेट्रोल और डीजल अलग अलग बोतलों में बंद हो जाए। यानी इसको भी बांटना है और उसको भी बांटना है। ठीक है, एक्स में जो केन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और वाई में 532 लीटर पेट्रोल है, इन दोनों को आपको समान रूप से बच्चों बांटना है। ठीक है, और इस तरह से बांटना है, क्या कह रहा है बेटा, इस तरह से बांटना है कि पूरा पेट्रोल डीजल अलग अलग बोतलों में बंद हो जाए। लीटर के संदर्भ में बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है बताओ कितने अलग बोतल आकार संभव है, कितने अलग अलग बोतलों के आकार संभव है आपसे बोला गया है। आप इसको जरा सोचिए एक बार कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर है जिससे ये नंबर कट सकते हैं, जिससे आप ये नंबर को सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है। बोले कितने आकार की, देखो यहाँ पर देखो दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक आपने कभी क्वेश्चन सुना हो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुना। पहले तो देखो एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और वाई में कितना बेटा 532 लीटर डीजल है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले देखो इसका एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब आपसे बोलता है कि अधिकतम कितने लीटर की बोतल हो, अधिकतम कितने लीटर की बोतल हो कि इनको समान रूप से अलग अलग बोतलों में बंद किया जा सके, एक तो वो हो गया। अब एक बोल रहा है कि यहां पर ये नहीं पूछा, ये बोल रहा बोतल की क्षमता जो है ना वो एक पूर्णांक है, तो कितनी अलग अलग बोतलें संभव है। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है बेटा, यहां पर एचसीएफ तो निकालना ही होता है, वो तो अलग केस है ही आपका।
लेकिन आपको यहाँ पर अलग अलग HCF की बात करें, जो हमारे गुणनखंड है ना, वो हमको निकालने हैं बच्चों। तो आप बताइए कौन कौन से यहाँ पर डिफरेंसेस की, अगर हम मतलब कौन कौन से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमारी बोतल हो जो काम कर सकती है। जैसे अगर मैं जनरली बात करूँ, आप समझना, 1 लीटर की बोतल मान लो, हो सकता है तो 1 लीटर में बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ जाएंगे, ठीक है। 2 लीटर में भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, ऐसे आपको चेक करना है। 1 का जा रहा है, जी हाँ जा रहा है, तो 1 के हिसाब से बांट सकते हो। भाई 1 के हिसाब से अगर 399 लीटर को बांटोगे तो 399 लीटर की 399 बोतल ही आएंगी, यहाँ 532 बोतल ही आएंगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 के हिसाब से बांटा, ये सम संख्या नहीं है, हटाओ। 3 का भाग इसमें जा रहा है, पर 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, बाहर जा रहा है कि 3 का भाग, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि 3 लीटर की बोतल नहीं हो सकती है। 4 की तो वैसे नहीं होगी, 5 की भी नहीं होगी, 6 की भी नहीं होगी, 7 का देखो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इनका HCF निकालो। तो क्या निकालना है बच्चों, HCF निकालना है, मतलब HCF नहीं, पहले इनका कॉमन फैक्टर उसकी बात करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप वैसे चाहो तो एक किसी एक का फैक्टर कर लो आप, जैसे कि 399 के फैक्टर बना लो आप। जैसे किस किस का भाग जा रहा है, यहाँ पर 3 का जा रहा है, तो 133 हमारे पास आ गया, ठीक है। और 7 का भाग जा रहा है, इसके बाद 3 का तो नहीं जाएगा, ठीक है। 7 का भाग कितनी बार गया, 19 बार, ठीक है, 19, ये आ गया हमारे पास। अब इससे आइडिया लगा लो। तो देखो सबसे पहले कॉमन दोनों में क्या हो सकता है, 1, 3 और 19 हो सकता है। तो यहाँ पर देखो 1 लीटर की बोतल पॉसिबल है, जी हाँ। 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 7 लीटर की बात करें, 7 का भाग जा रहा है, इसमें तो जा रहा है, इसमें देखो 749 जला गया। 7 लीटर की बोतल पॉसिबल है दोनों में। अब बचा 19, 19 को जरूर चेक करो। 19 को चेक किया तो 19 लीटर, क्योंकि आंसर यहाँ पर देखो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी है, तो 3 बोतल से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। अब 19 का भाग लगाया, इसमें चला गया, 19 का भाग लगाया, बताओ 19 दूनी 38, 38 में बचा 15, तो 19 × 152 इसमें भी चला गया। तो 3 तरह की बोतल पॉसिबल है, यानी 1 लीटर की बोतल अगर आप लेते हैं बच्चों, अगर बच्चों आप 1 लीटर की बोतल लेते हैं तो भी इसमें बट जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। 7 लीटर की बोतल लेते हैं तो दोनों में चला जाता है, और उसके बाद 19 की बोतल लेते हैं तो दोनों में चला जाता है। तो 3 तरह की बोतल यहाँ संभव है। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा गजब का क्वेश्चन है बच्चों, जो आपसे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको देखो। और भाई ये तो डेट वाइज बोल रहा है, 1 जनवरी 2023 को एक व्यक्ति ने 1 रुपये बचाए। 2 जनवरी 2023 को उसने पिछले दिन की तुलना में 2 रुपये अधिक बचाए, तो 1 से 3 हो गए। 3 जनवरी 2023 को उसने पिछले दिन की तुलना में 2 रुपये अधिक बचाए, इत्यादि। किस तारीख के अंत में उसने कुल बचत एक पूर्ण वर्ग के साथ और एक पूर्ण घन थी, आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कौन सी तारीख को वो उसने क्या किया, एक पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग के रूप में पैसा इकट्ठा कर लिया। अब सुनना जरा, अगर मैं बोलूं 1 जनवरी को उसने कितने रुपए बचाए, 1 रुपये बचाए। 2 जनवरी को उसने कितने बचाए बेटा, सर 2 जनवरी को उसने बचाए 3 रुपए। 3 जनवरी को कितने बचाए, 5 रुपए। अब देखो यहाँ पर पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, तो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन है, एक के बाद हमारे पास क्या होता है 64, उसके बाद हमारे पास 729। ये नंबर पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, तो एक तो पॉसिबल है 64 पे, देखो 64 लाके देखो 64 कब आएगा। तो ये विषम संख्याएं आ रही है, क्योंकि हर बार आप देखो 2 रुपए बढ़ा रहे हो। 2 तारीख को 2 रुपए बढ़ा दिए, 3 तारीख को 2 रुपए बढ़ा दिए, इस तरह से आपको आगे चलना है। तो विषम संख्याएं चल रही है, और 64 कब आ सकता है, विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर। यानी 64 कब आया, 8 पदों में। देखो 8 तारीख तक चलो एक बार, तो 1, 3, 5, 7, फिर 7 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 15। इस तरह से आप देखोगे, अगर काउंट करोगे तो 1 और 3, 5, 4 और 5, 9, 9 और 7, 16, 16 और 9, 25, 25 और 11, 36, 36, और अगर हमने देखा 28 तो हो गया 64। तो इसका मतलब टोटल आ गया 64। तो इसका मतलब 8वीं तारीख को 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करोगे तो बेटा 8 जनवरी को आपने क्या किया, 8 जनवरी को आपने कितने रुपए बचा लिए बेटा, 64 रुपए बचा लिए, क्योंकि आपको बोल रहा है पूर्ण वर्ग पूर्ण घन। गजब का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये कौन वाला क्वेश्चन है, और ये अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है, आप सभी जानते हैं। एंगल वाला क्वेश्चन है ये। पूरा जब घड़ी में 4:25 दिखाती है तो मिनट की सुई घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होता है। तो इसका एंगल का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है बच्चों, 60H माइनस 11m/2, ठीक है। एच का मतलब घंटे, तो 60 × 4 घंटे, 4 बज रहे हैं इसलिए, 11 × 25 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया बच्चों 240, तो ये आ गया, माइनस 275 हमारा ये आ गया, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 35/2 यानी 17.5। माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, तो 17.5 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों।
तो ये लीजिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है प्यारे बच्चों, सी इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो कि आर के वेतन से 20% कम है। जो कि यानी किसकी बात कर रहा है यहाँ पर बात कर रहा है क्यू की। पी सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू एंड विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी। अब बोल रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। इस लैंग्वेज को पढ़िए। देखो, पी की सैलरी क्यू पर और क्यू की सैलरी आर पर निर्भर है। तो पी की सैलरी बच्चों क्यू पर और क्यू की सैलरी आर पर निर्भर आपको बोली गई है। तो यहां पर अगर मैं मानता हूं कि आर अगर हमारे 100 रुपए की इनकम रखता है, वेतन जो उसका 100 रुपए है, तो क्यू जो है वो 80 रुपए ही रखता होगा, हाँ है ना। और क्यू से 20%, अब 20% कम है, तो क्यू से 20% कम करोगे बेटा तो 8 दूनी 16, और 16 कम किया तो 64 रुपए ही रह गया। तो ये आ गया हमारे पास। अब मेरे को क्या बोल रहा है, मुझसे बोल रहा है कि बताइए आर का वेतन पी के से कितने परसेंट, ठीक है, कितने परसेंट अधिक है। यहाँ पर मोर है, अधिक है आपको बोला गया है, ठीक है, अधिक भी होगा यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ मोर देन। तो बताओ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं बच्चों, आप चाहो तो काट के छोटा कर सकते हो, पर बताओ आर का वेतन पी के वेतन से ज्यादा है, जी हाँ 36 ज्यादा है। तो अगर मैं 36 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं और किससे, पी से कंपेयर करना है यानी 64 से, तो 36/64, तो काटा 9 से, 9 चौक सॉरी 9 से नहीं काटा, इसको काटा हमने 4 से कटेगा क्या, 4 नाम 36, 4 से कटा 16 बार, तो 900/16 आप सिंपल बना लीजिए और करिए इसको। 16 से काटा, 16×6 96 तो होगा नहीं, 16×5 80, 10 बचा 100 हो गया, 16×6 96, तो 56.25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों इसका आंसर आएगा बी, इसका सही जवाब है 13 में। ठीक है, 14 की बात करें, ये अभी पढ़ा था वैसा ही है। क्या लिखा हुआ है, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे विभाज्य है। ये टोटल वैल्यू आपको बोल रहा है। अब इसको इस तरह से देखना है कि आपको कुछ कॉमन मिल जाए बच्चों इसके अंदर। तो 32 जो है ना वो 2 की पावर है। अगर हम देखें इसको, देखो ये 32 जो है ना मेरे बच्चों, ये 2 की पावर, पहले लिख देता हूं उसको मैं, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27। अब जरा देखो, 32 को हम 2 की पावर 5 बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी होल पावर 5 आ गया, 2 की पावर 27, ठीक। तो अगर 2 की पावर 25 हमारे पास हो चुका है और 2 की पावर 27। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो, जी हाँ सर, 2 की पावर 25 जो लोअर पावर है ना कॉमन आ गई, 25 में भी है, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, एक, और यहाँ बचेगा 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 25 हमारे पास ये है, एक प्लस 2 का स्क्वायर 4 हमारे पास हो गया, तो 2 की पावर 25 गुणा 5। अब आप देखिए, 4 और 1 5 हो गया। अब देखो ऑप्शन में 5 नहीं है, पर देखो अगर मैं इससे इससे 2 बाहर निकाल लूं, तो 2 की पावर 24 छोड़ा, गुणा 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5 क्या होगा, 10। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आएगा बच्चे, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये लीजिए डी इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़े ही गजब तरीके से कर सकते हैं। चलिए 15th, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, एन वर्षों पहले मैं उतना ही उम्र का था जितना तुम हो, जितना अब तुम हो। यानी एन वर्ष पहले मेरी आयु उतनी ही थी जितने की आज तुम हो, जितने की आज तुम हो। मेरी वर्तमान आयु एन वर्ष पहले की आपकी आयु से 4 गुना है, ठीक है। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु को 130 है, तो उनकी आयु का अंतर क्या है, आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए एक बार आप। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, एन वर्ष पहले मैं उतना ही उम्र का था जितना कि अब तुम हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरी वर्तमान आयु एन वर्ष पहले की आपकी आयु से 4 गुना है, वो बोल रहा है, इस बात को सेंटेंस को करिए। यदि पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 130 है, तो उनकी आयु का अंतर क्या है। आपको क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंटली समझना है, इसको डिफरेंटली सोचना है। मैं इसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एन वर्ष पहले पिता की उम्र, जैसे मान लो कि बेटे की उम्र, ऐसा समझना कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है बेटा, अपन लास्ट कंडीशन बाद में आएंगे। पुत्र की वर्तमान उम्र एक्स वर्ष मान लिया, ठीक है। और अब मैं बात करूं कि एन साल पहले पिता की उम्र उतनी ही थी जितने की अब वो है। एन वर्ष पहले पिता उतना ही था जितना पुत्र अभी है। तो पिता की उम्र वर्तमान में क्या होगी, तो पिता की वर्तमान उम्र अगर हम देखें बच्चों, तो पिता की वर्तमान उम्र होगी एक्स प्लस एन साल, क्योंकि एन साल पहले की कहानी की बात चल रही है ना।
अब बोल रहा है पिता क्या बोला, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर्स एज एन ईयर्स बैक। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु यानी पिताजी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, एक्स प्लस एन। ये जो एक्स प्लस एन है ना, वर्तमान उम्र जो है वो बेटे की एन साल पहले की जो आयु है। यानी अगर मैं एक्स में से एन घटा दूं, इसका कितना गुना है, 4 गुना आपको बोला गया है। ठीक है, ये कंडीशन आपको दे दी गई है। अब बोला पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 130 है, तो उनकी आयु का अंतर क्या है। तो यहाँ पर एक्स प्लस एन बराबर 4x - 4n। ठीक है, तो 4x यानी 3x बराबर 5n आपको बोला गया है। ये रिलेशन आपको दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम दोनों की वर्तमान उम्र का योग बोले तो बेटा योग कितना है, देखो 2x + n, दोनों की वर्तमान उम्र 130 है, आपको बोला गया है। तो यहां पर आप देखिए, अब मुझे दोनों की आयु का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले 2x + n बराबर 130 है, और x और n का रेशो आप देख सकते हैं यहाँ से। x और n का जो रेशो है बच्चों वो है 5:3, 5:3। तो यहाँ पर एक काम करो, यूनिट रखो एक बार। तो x का मान 5, 5 दूनी 10, और इसका मान 3। तो एक 13 यूनिट का मान क्या है बेटा, 13 यूनिट का मान 130 है। भाई यहाँ पर 13 यूनिट हुई, इसका मान 130 है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो गया बेटा, 10। तो 5 यूनिट का मान 50, और 3 यूनिट का मान कितना हो गया, 30। चलिए, यहाँ से सारी कहानी क्लियर है। तो बेटा पिताजी की उम्र, पुत्र की उम्र कितनी है बेटा, सर पुत्र की वर्तमान प्रेजेंट एज अगर हम निकालेंगे तो कितनी आनी चाहिए बेटा, एक्स, यानी यहाँ पर आ गया 5 यूनिट। और 5 यूनिट का मान कितना है, 50 आपको दिए दिया। ये पिताजी पुत्र हो गया। और पिताजी जो है बेटा, पिता की वर्तमान उम्र की अगर बात करें तो कितनी होनी चाहिए, एक्स प्लस एन यानी 30 + 50 80 हो गया। जोड़ के देख लीजिए, अपने पास आ गया, और इनका अंतर मुझे जो है वो एन साल है, यानी यहाँ पर आ गया 30 साल, इसका राइट आंसर हो गया। तो बताइए, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे क्या। तो ये लीजिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, और आपको सिर्फ लैंग्वेज को पिक करना था, और लैंग्वेज पिक करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि 2 अंकों की संख्याओं ए बी और सी डी का योग 3 अंकों की संख्या 1 CE के बराबर है, जहां ए बी सी डी ई अलग अलग अक्षरों को दर्शाते हैं, तो ए का मान क्या है, आपसे पूछ रहा है। अब ये देखो, मैं कहूँ छोटी क्लासों के बच्चे जो क्लासों में आता है ना, उसके हिसाब से आपको करना है। अब इसको आप थोड़ा सा सेट करके देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 2 अंकों की संख्या ए बी और सी डी का योग क्या है, 1 CE अपने पास है। ठीक है, करें। ए प्लस ए बी और सी डी जो आपको दिया गया है उसका योग 1 CE आपको बोला गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर देखो डिटेल में समझने की कोशिश करूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10A + B 10C प्लस, यहाँ पर हुआ बेटा D, इसका जो योग है ना वो है अपने पास 100 + 10C + E। यहाँ सभी डिजिट अलग अलग है, ये आपको बोलना चाह रहा है। अब आपको थोड़ा सा रफली सोचना है, देखो 10C से 10C कट जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, तो बचा 10A + B + D बराबर 100 + E अपने पास है। अब ए का डिफरेंट मान आपसे बोल रहा है कि ऐसा क्या मान हो कि अपने आप ये वैल्यू सेट हो जाए हमारी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज रखने की अज्यूम की बात करें, और यहाँ पर देखो 5 अलग डिजिट है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक डिजिट से काम चलाना है। यहाँ पर बच्चों सीधा सीधा 5 डिजिट आपको बोली गई है, उन 5 डिजिट को आपको सोचना है। ठीक है बच्चों, तो 5 डिजिट को सोचना है आपको, और 5 डिजिट के आधार पर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें इस क्वेश्चन को कि हमें क्या करना पड़ेगा। आप अपने को हिसाब से नंबर रखने की कोशिश करिए। तो आप देखो ऑप्शन के हिसाब से करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर हमें ए का मान पूछ रहा है, और बिना ऑप्शन के करने की कोशिश करोगे बच्चों तो आप इसको थोड़ा सा समय लेकर करोगे। अब ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर हम देखो हिट करने की कोशिश करें तो हमें नंबर अज्यूम करने हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पर सारे अंक अलग अलग आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा ये तो नहीं बैठेगा, और यहाँ दोनों का अंक सेम होना चाहिए, ये भी नहीं बैठ रहा। यहाँ पर कुछ ऐसे सोचो कि भाई 100, अगर 10 तो रख नहीं सकता, हाईएस्ट 9 रखा तब ये जगह 90 होगा। अगर मैं इसको 10 × 9 रखता हूँ 90 हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से 9 रखा, 90 हो गया। और देखो यहाँ पर ई का मान अगर अपन ने 5 रखा तो 90 ये हो गया। अब इसको अपन ने 7 ले लिया, इसको 8 ले लिया, 8 7 15 105, ई का मान हो गया 5। सभी के डिजिट्स अलग अलग आ गए, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है, ये पॉसिबल है।
क्योंकि अधिकतम लेना है आपको। अब आगे देखो, अगर मैं अधिकतम लेने की बात करूं तो आप सोचो एक बार, इसके हिसाब से सोचना एक बार आप। ठीक है भाई, मेरे पास ये बच रहा है, मेरी बात सुनना। मुझे ए को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि अधिकतम नंबर आए। नीचे देखो 100 से ज्यादा है, यहाँ पर 100 से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि 100 से ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखो, अगर मैंने इसका मान 7 रखा होता 70, अब 70 का मतलब ये 100, 30 तो यही बच गया। और 30 में अगर मैं एक जोड़ता हूँ तो 31 भी होता है, तो दो अंकों को 31 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन 7 वाला तो पॉसिबल नहीं है। 8 रखा तो 80 हमारे पास हो गया, ये ध्यान रखिएगा, 80 हो गया। बचा फिर भी 20, और दो अंकों को अधिकतम 20 नहीं हो सकता, 18 ही हो सकता है। ठीक है, अब मैंने 9 रख के देखा, 9 रख के देखा तो यहाँ पर पॉसिबल था। अब 9 रखा तो देखो 9 ये हो गया, अधिकतम 8 रखा, इसको इसको 7 रख के देखा, और यहाँ पर बचा 5। तो देखो सारे अंक अलग अलग हो चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझसे ए का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा देखो, मैं कहूँ दिमाग चलाने वाली बात है। एग्जाम में तुरंत चल जाए तो ठीक है, नहीं तो छूट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न पर विचार करें आपसे बोल रहा है। आपको बोल रहा है निम्न पर विचार करिए, आपको बोल रहा है। और यहाँ बोल रहा है कि बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बोल रहा है। सबसे पहले 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, ये बिल्कुल अगर हम बात करें यूनिट्स पर बात करें तो बेटा 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होता है। जी बिल्कुल सही है। यानी अगर एक आपने टैंक बनाया, उस टैंक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर आपने एक रखी, लंबाई एक चौड़ाई एक ऊंचाई एक, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, यानी 1000 लीटर पानी आ सकता है। तो बेटा पहला वाला बिल्कुल सही है। अब जैसे मान लो आपको याद नहीं है, तो पहला तो कम से कम याद होना चाहिए। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, तो पहला वाला सही है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर काम कर रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अगर पहला पहला यानी ये भी सही है ये भी सही है, यानी ये आंसर ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर ये नहीं है। अब इसका अंतर इन तीनों में है। अब या तो सेकंड, देखो या तो सेकंड और थर्ड दोनों सही है, तो ये हो जाएगा। सेकंड और थर्ड में एक सही है, तो इन दोनों में से एक हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने पढ़ा हो कि 100, अगर हम बात करें, देखो 1 हेक्टेयर की बात करें तो 10,000 स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर जो होता है ना बच्चों, 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला ये केवल 1000 है, तो ये वाला भी गलत लिखा हुआ है। तो इसका मतलब थर्ड वाला नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। जो मैं इसलिए बता रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि जिससे आपको याद ना हो, तो आप इसको रिकॉल कर सके। और एक मैट्रिक टन मतलब 1000 टन, अगर हम बात करें तो एक मैट्रिक टन, एक टन के अंदर कितना होता है बेटा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मैट्रिक टन का मतलब 1000 किलो ही होता है यहाँ पर। तो सेकंड वाला भी सही है, तो फर्स्ट और सेकंड ही सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया 17 में। ठीक है बच्चों, 18 की बात करते हैं। चलिए 18 वेन डायग्राम पर बेस्ड लग रहा है मुझे। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 15% दोनों में असफल हुए। अब भैया 15% असफल हैं, 15% असफल हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और मुझसे क्या कह रहा है, इस बोल रहा है केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज क्या है, मुझसे पूछ रहा है। अच्छा, पहले अगर हम दोनों के पास की बात करते हैं, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज क्या है मुझसे पूछ रहा है। केवल एक, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, केवल एक। अच्छा, 85% पास होने चाहिए, तो वो इंग्लिश में पास है 80%, और उसके बाद हिंदी में पास है कितना, 70%, और दोनों में मिलाकर 150% बैठ रहा है टोटल। और होना चाहिए था 85%, क्योंकि 15% तो फेल ही है, और 15% ऐसे दोनों में फेल है। 15% क्या है बच्चों, दोनों में फेल है, आपको बोला गया। ठीक है, तो पहले इस बात को समझ लेना आप एक बार, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा आपको भी, और इसको देखना भी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अभी तो मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा 75%, नहीं 75 ही आएगा ना, 75 आएगा, 65 आएगा, सॉरी। अरे 65% ऐसे जो दोनों में पास है। तो अगर मैं पास का डेटा बना रहा होता तो ऐसे बनाता कि 65% दोनों में पास है। ठीक है, और 80 में से 65 गया तो 15% हमारा ये हो गया, और 70 में से गया तो 5% हमारा ये हो गया। तो आपको बोला दोनों में फेल की बात, दोनों में कम से कम एक में फेल। तो बेटा ये जो हमारे 15% है ना, ये हमारे 15% केवल इसमें पास है। तो बाकी 15% ऐसे बोलूँ तो 15% इसमें पास है, तो 15% दूसरे में फेल होगा। ये 5% इसमें पास है तो दूसरे में फेल हुआ। तो यहाँ पर बेटा दोनों में जो कॉमन है वो एक में फेल वाले कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 20% हमारे पास हो गए। क्या हो गए बच्चों, 20% हमारे पास। अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सर इसका आंसर हो जाएगा 20%, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो बेटा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए, ये भी एक में फेल, एक में पास, एक विषय में पास, और ये भी एक विषय में पास। तो एक में पास हुआ है तो बेटा दूसरे में क्या हुआ, फेल हुआ है ना। एक में पास का मतलब केवल एक में पास, ये भी लिख देता हूँ, केवल एक में पास तो केवल एक में फेल। ठीक,
तो आ गया 20 18 में। 19 क्या कह रहा है? एस बराबर एक्स वाई जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्स वाई जेड अलग अलग अभाज्य संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक 10 से कम है, आपको बोल रहा है। तो एस का मान अगर हम बात करें, देखो एस की अगर हम बात करें तो एस बराबर एक्स वाई जेड, तीन डिफरेंट क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है। और अभाज्यों पे आजकल काफी क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, अभाज्य पे बच्चों काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको बोल रहा है सबसे पहले देखो कि ये सभी अभाज्य संख्या है जो कि 10 से कम है। 10 से अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है बेटा छोटी? 2, 3, 5 और 7। सबसे पहले देखो 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, टोटल आया 10। ठीक है, फिर लिया 2 लिया, 3 लिया और 7 ले लिया। तो पॉसिबल वेज बनाने की बात चल रही है। 2, 3, 5 लिया, 2, 3, 7 ले लिया, तो आ गया, ये आ गया हमारे पास 6, 5, 12। ठीक है, ओके। फिर हमने देखा, फिर ले लिया 2, अब 3 को छोड़ दो, 3 प्लस 3 को छोड़ दो, 2, 5, 7 हमारे पास हो गया, 12 और 2 14 का 14 हमारे पास हो गया। ऐसे फिर हमने 2 लिया, 2, 5, 7, ये हमारा पॉसिबल खत्म हो गया। ठीक है, 2 ले लिया, फिर 2 के साथ 2, 3, 5, 2, 3, 7। ठीक है, फिर 2, 5, 7 और ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास 3, 5, 7 घूम फिर के प्लेसेस वही आएंगे, लेकिन ये होंगे 3, 8, 15 का 5। तो यहाँ पर बोल रहा है, अब देखो मैं इकाई अंक की बात करूं, द यूनिट डिजिट ऑफ कैन बी जीरो, बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल सही आ रहा है। तो यूनिट डिजिट जीरो आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। 15, देखो 15 में 5 आ रही है। अब देखो 9 कहीं से आ सकती है क्या? अब यहाँ पर 9 कहीं से आ सकती है कि जरा देखो एक बार, कि इकाई अंक अगर हम देखें 9, तो 2, 3, 5 जोड़ लिया हम लोगों ने, 2, 3, 7 जोड़ लिया हम लोगों ने, 3, 5, 7 जोड़ लिया हम लोगों ने, 3, 2, 5, 7 जोड़ लिया हम लोगों ने। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ अब हम बात करें फर्स्ट और थर्ड हमारा ओनली, अगर हम देखें तो बच्चों फर्स्ट और थर्ड ही इसका बिल्कुल सही है। अब हमारा सेकंड वाला 9 वाला सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि अगर आप कैसे भी जोड़ोगे तो यहाँ पर 9 पॉसिबल है ही नहीं। 20 क्या कह रहा है? एक घड़ी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक ही दिन में के बीच कितनी बार घंटे की सुई मिनट की सुई एक साथ आ जाती है? इसका देखो डायरेक्ट अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हो बेटा। अगर एक क्लॉक वाला क्वेश्चन है, देखो 10 बजे से 11 बजे के बीच में, मैं आपको कहूं 10 से 11 के बीच में हमारे पास केवल एक बार ये घड़ी एक साथ, यानी दोनों सुई एक साथ आती हैं। 11 से लेकर 1 बजे के बीच, कहां से बेटा? 11 से लेकर 1 बजे के बीच। मैं आपको बताऊं 11 से, देखो हर घंटे में एक बार होती है, पर 11 से 1 बजे के बीच में 2 बार होनी चाहिए थी, पर एक ही बार होती है। तो यहाँ पर एक बार हो गई, और उसके बाद 1 से 2 बजे के बीच, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान पूछा गया, मैं आपसे कहूंगा, और इसके बीच में एक बार और होती है। तो यहाँ पर टोटल 3 बार, यानी 3 बार दोनों सुइयां एक साथ निकल कर आती हैं। तो ये इस क्वेश्चन का 20 में क्या आ गया? 3 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, और ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है, और इस क्वेश्चन को देखिए आप एक बार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो है लास्ट 21वां क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसके बाद तो बढ़िया क्वेश्चन आपको, गजब क्वेश्चन है ये। ठीक है, करें। गुणनफल 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8 और 25 की पावर 50 में प्राप्त पूर्णांकों के में 3 क्रमागत शून्य कितने हैं? के अंत में 3 क्रमागत शून्य। हाउ मेनी कंजुगेटेड जीरोस आर देयर नहीं, 3 एट द एंड। ये 3 नहीं है, ये एट द एंड है, जिसको ट्रांसलेट करते करते गलती कर ली। ये देयर है बच्चों, ये 3 कंजुगेटिव तो कुछ होता नहीं है। अब शून्य की संख्या निकालनी है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है 5 की पावर निकाल लो। अब यहाँ पर 5 की पावर आपको निकालनी पड़ेगी ना, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या है। इस क्वेश्चन की कहानी जो है ना बच्चों, वो थोड़ी जबरदस्त है। इस क्वेश्चन की कहानी कैसे जबरदस्त है? यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ी कहानी जबरदस्त क्या है बेटा, उसको समझना एक बार। कि यहाँ पर देखो 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 5, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, यानी जो आधार है ना उसकी घात उसकी डबल है। ठीक है, अब देखो आपको शून्य पूछ रहा है, शून्य निकालने के लिए 5 की पावर निकाल लो, क्योंकि सम तो हर 2 नंबर पे बैठा है। तो देखो यहाँ पर 5 कहाँ होगा? 5 होगा 5 की पावर, मतलब 5 में होगा 5 की पावर 10, 10 की पावर 20। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 15, 15 की पावर 30,
उसके बाद हम बात करें 20 की पावर, अगर हम देखें तो 20 की पावर 40, और उसके बाद अगर हम बात करें 25 की पावर 50, ये आपको दे रखा है। इसमें पूछ रहा है शून्य कितने हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो 5 की पावर 10 मिला, यहाँ 5 की पावर 20 मिलेगा, इसका मतलब 5 2 गुना 5 होता है, इसलिए इसमें 5 गुना 3 होता है तो 5 की पावर 30 मिलेगा। ठीक है, फिर 5 गुना 4 है तो 5 की पावर 40 मिलेगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर मिलेगा और उसकी पावर 50 हमारे पास है। ठीक है बच्चों, तो 5 की पावर देखो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 और प्लस 100, 50 गुना 100, 40 30 70 100 200 हो गया, तो 5 की पावर आ गया 200। तो इसका मतलब जितनी 5 की पावर आती है उतने जीरो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 21वें में डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 200 इसका सही जवाब हो जाएगा। 22, एक व्यक्ति 3 वस्तुएं पी क्यू आर 3,330 रुपए में खरीदता है। यदि पी की कीमत आर से 25% अधिक और आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है। चलो एक लैंग्वेज दे रखी, पी कीमत आर से और आर की कीमत क्यू से अधिक है, तो पी की कीमत क्या है, रेशो निकाल लो, ये तो बहुत आसान है। पी क्यू आर, तो कौन किस पर निर्भर है, आर की कीमत क्यू से अधिक है, तो अगर क्यू 100 है तो आर 120 है, और अगर आर 120 है तो पी की कीमत 25% ज्यादा है आर से, तो इसका 25% निकालोगे तो यहाँ पर सीधा लिखो 125, इसका 25% कितना होता है, चौथाई, यानी कितना हो गया बेटा 30, तो 150 हमारा ये हो गया। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा बेटा, 15 10 और 12। क्या कह रहा है वो, पी की कीमत, तो पी की कीमत है 15 रुपए, आउट ऑफ करो 27 37 गुणा 3,310 और 330, ये देखो 111 का मल्टीपल है, तो 15/37 गुणा 3 गुणा 111 गुणा 10, लिख दूं इसको, है ना, ये कट गया 3 बार, तो 15 नाम 135, तो 1,350 रुपए इसका अंक वैल्यू आ गया। यानी 2200 में आया बच्चों, डी इसका सही जवाब है। क्या है 2200 में, डी इसका राइट आंसर है। तो ये लीजिए, इस तरह से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के सेट में 3 संख्याएं एक्स वाई जेड चुनी जाती हैं। एक्स की वैल्यू 2 वाई, अच्छा, एक्स की वैल्यू 2 वाई से बड़ी है और 3 जेड से बड़ी जा रही है, तो एक्स से ऐसे कितने भिन्न त्रिक एक्स वाई जेड संभव है, आपसे बोल रहा है। चलो इसकी अगर हम बात करें, इसको हम लैंग्वेज के आधार पे करेंगे, तो आप उस क्वेश्चन को जरा ढंग से देखिएगा। आपको इसको सोचना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। तो आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बेटा अगर हम देखें, देखो कितना आसान है भाई, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के सेट में से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखो कितने पॉसिबल है, आपको ये बोल रहा है, इसको इस तरह से देखना है। तो बेटा अगर मैं ऐसे देखूं, एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 और 7, सबसे पहले अगर आपको देखो यहाँ पर जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, इसको दिखना जरा ढंग से कि डबल डबल आपको ये सेंटेंस फिनिश हो रहा है, ध्यान रखना। हम्म, तो z का मान देखो, x ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z। अब आपको पॉसिबल वेज बनाने हैं। z का मान 1 रखा, z बराबर 1 रखा तो 3 हो जाएगा। अब 3 अगर हम बात करें तो y का मान डबल होना चाहिए, जो कि उससे बड़ा होना चाहिए। ये 3 हो गया तो y का मान यहाँ पर 2 रख दूंगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो गया। और x का मान यहाँ पर 4 तो रख नहीं सकता, 4 से बड़ा यानी 5 हो गया, तो x का मान हो गया 5। तो एक ट्रिक तो हमारा ये क्लियर हो गया, यानी एक्स जेड का मान 1 रखा, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास क्या हो जाएगा, जेड का मान ये 3 हो जाएगा, ये वाई का मान अपने रखा तो 4 हो जाएगा, और ये फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, पहला ट्रिक पॉसिबल है। अच्छा आगे और देखो, अब इस तरह से रखना है आपको। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, हाँ है ना, ये हो गया। तो एक ट्रिपलेट तो हमारे पास, अब क्या बोल रहा है, ऐसे कितने भिन्न त्रिक, तीनों डिफरेंट आपको होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ी बात है कि तीनों डिफरेंट होना जरूरी है बच्चों। क्या होना जरूरी है, इस बात को देखना है आपको, इस चीज को जो मैं समझा रहा हूँ इसको नोटिस करना है आपको कि तीनों डिफरेंट होना जरूरी है। ठीक है, अब तीनों डिफरेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, आपको थोड़ा सा और सोचना है कि तीनों डिफरेंट कब हो सकते हैं। भाई अगर हम जैसे मैंने भी बताया ना, एक तो ये हमारे पास था ही, ये वैसे तो हम इसको 6 और 7 ले सकते हैं, पर देखो
ये दो वैल्यू सेम हो गए हमारे पास। अगर हम इसको ऐसे लें, अब यहाँ पर देखो तीन संख्या एक्स वाई जेड चुनी जाती जो पहले, और ऐसे कितने भिन्न है। अब ये तीन संख्याएं चुननी है। देखो अगर हमने पहले चुना z का मान एक रखा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 × 2, ठीक है, डिफरेंट आ गई, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये भी ठीक है हमारे पास। तो 1, 2 और 5। अब इसको मैं एक तो रख नहीं सकता। अगर मैं डिफरेंट की बात करूं बेटा, यहाँ पर दूसरा ट्रिक अगर हम देखें, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 से बड़ा कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगला अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 23वें क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट की बात करूँ, तो देखो हमारे पास डिफरेंट फिर वही है कि भाई डिफरेंट देख, तो हमने देखो इसका एक लिया, अभी इसको 2 × 2 ही रखता हूं मैं, इसको मैंने रखा 6, पॉसिबल है, 6, 2, 1 पॉसिबल है, डिफरेंट तो फिर ये लेगा 7, 2 × 2, 3 × 1, तो ये तो हमारे पास होगा 7, 2, 1, एक 3 ट्रिपलेट तो हमारे पास है, तो आंसर ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। अच्छा, अगर 3 × 1 रखा तो 3 हमारे पास है। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया ना, सुनना, 2 से 2 गुणा किया, अब देखो 2 × 3 करो तो 6 हो जाएगा, और 6 से बड़ा क्या है बच्चों, 7, तो हो जाएगा यहाँ पर 7, 3, 1, तो कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो ये पॉसिबल था आपके लिए 23 में। चलिए 24 देखते हैं। 7 लड़कों का वजन, 7 लड़कियों का वजन, 3 पुरुषों का वजन, 4 महिलाओं का वजन। अब बोला यदि महिलाओं का औसत वजन 63 किलोग्राम है, तो लड़कों का औसत वजन कितना है आपसे पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पर लड़कों का पूछ रहा है और महिलाओं की बात कर रहा है, तो देखो 6 बॉयज का वेट जो है बेटा, वो यहाँ पर 4 फीमेल्स के बराबर है। एक फीमेल का औसत वजन 63 किलोग्राम है, तो 4 × 63, 6 बॉयज आपको बोला गया है, तो बॉयज का मान 4 × 63/6। अभी लैंग्वेज लिखकर आपको पागल बनाया गया। 2, 3, 3 से काटा इसको 21, ठीक है, तो 21 दूनी 42 kg। तो 24 में क्या आया बच्चों, 20 का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो गया है। 25 को देखते हैं अब हम, क्या कह रहा है। 260 पृष्ठ की पुस्तक को क्रमांकित करने में प्रयुक्त 5 अंक की संख्या क्या है, आपसे पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड। अच्छा, 5 की संख्या क्या है, प्रयुक्त 5 की संख्या आपसे बोल रहा है कि अगर हम 260 पेज की बुक की बात करें, तो वहां पर अपने पास 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, मुझसे पूछ रहा है। तो 5 का प्रयोग हमारे पास जो होगा, काउंटिंग में अगर हम देखें तो गिनती का प्रयोग की बात कर रहे हैं, क्रमांकित करने में प्रयुक्त 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन द नंबरिंग। अगर हम देखें 260 पेज की बुक में आपको बोल रहा है, तो 5 में, 10 में, 15 में, 20 में अगर हम बात करें, तो इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, तो आपको काउंटिंग में ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आप देखो, अगर आपको ध्यान हो, तो अगर आपने कभी पढ़ा हो, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या में, 1 से 100 तक की संख्या में अगर हम बात करें, तो 5 का प्रयोग कितनी बार होता है, 20 बार। ठीक है, ये पूरा आपको ध्यान होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें 101 से लेकर हम बात करें कितना का बेटा, 200 तक, तो फिर इसमें सेम कितनी बार होता है, 20 बार, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अच्छा, और अगर हम बात करें 201 से स्टार्ट करेंगे और 260 तक जाएंगे, तो यहाँ पर आपको जरूर काउंट करना है। तो 260 तक की बात करें, तो इसको जरूर देखना है। अब देखो 60 तक में प्रयोग कैसे होता है, जैसे एक तो हमारी काउंटिंग हो जाएगी यहाँ पर 51 वाली। ठीक है, तो 50 से लेकर 59 तक हमारे पास 10 बार, तो ये हो जाएगा। और उसके अलावा अगर हम देखें 60 तक की बात करें, तो 5 में आएगा 15, मतलब 5, ये प्लस नहीं लगाना, 5, 15, 25, 35, 45 और 55, जोड़ो उसको कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 10, 16, तो ये 16 बार हो गया। तो इस तरह से अगर हम सबको जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 56 प्रयोग। ये आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहें, तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं बच्चों, कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी बार प्रयोग होता है बेटा, 20 बार प्रयोग होता है। अगर 1 से लेकर 100 तक की बात करें, तो बेटा 20 बार प्रयोग होता है। 20 से लेकर मतलब 100 तक में, ऐसे अगर हम बात करें 101 से, कहाँ से, 101 से लेकर 200 तक की बात करें, तो वहां पर भी कितनी बार होगा, 20 बार प्रयोग होगा। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पर बस ध्यान रखना है, तो मैंने आपको निकाल के बता दिया।
चलिए 26 पर बात करें। मान लीजिए P और Q धनात्मक पूर्णांक है जो P लेस देन Q और P प्लस Q बराबर K को संतुष्ट करते हैं। K का छोटा मान क्या है जो P और Q को विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता है। लेट P and Q be positive integer satisfying P less than Q and P plus Q equals to K. K is the smallest value of K. What is the smallest value of K who does not determine P and Q uniquely? ये क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा कि P और Q को विशिष्ट रूप से निर्धारित, K का सबसे छोटा मान क्या है कि जो P और Q को विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता है। सबसे छोटा मान, मान लीजिए P और Q धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चल रहा है। अब बोल रहा है P Q से छोटा है पर P प्लस Q छोटा मान है जो P को विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता है। अगर मैंने P का मान 1 लिया, P बराबर 1 लिया और Q बराबर 2 लिया, तो यहाँ पर P प्लस Q 1 प्लस 2 बराबर K। ये यानी पॉसिबल है हमारे लिए, पर K का सबसे छोटा मान जो कि संतुष्ट नहीं करता है अगर आपको बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हमें देखना है तो बताओ, सबसे पहले आपसे बोल रहा है छोटा मान है जो विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता है, मुझसे बोल रहा है। तो देखो अगर हमने देखा यहाँ पर एक P का मान 1 और Q का मान 2 रखा तो K का मान आ जाएगा यहाँ पर 3। अगर मैंने P का मान 1 रखा, Q का मान 3 रखा तो K का मान आ जाएगा 4। इसमें कुछ पॉइंट छूट रहा है क्या हमारा? मान लीजिए P और Q धनात्मक पूर्णांक है जो P लेस देन Q और P प्लस Q K को संतुष्ट करते हैं। P प्लस Q K को संतुष्ट करते हैं। K का सबसे छोटा मान क्या है जो P और Q को विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता? P और Q यूनिकली। अगर हम देखें यूनिकली का मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, इसको देखें हम लोग, ये हमारे लिए जरूरी है कि P और Q की अगर हम बात करें यूनिकली, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट मान आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K दैट डज नॉट डिटरमाइन द P एंड Q यूनिकली, आपसे बोला गया है। तो मतलब यूनिकली का मतलब है कि बार बार अपन बात करें तो वो नहीं आ सकता। जैसे 3 केवल इसी में आएगा, 4 केवल इसी में आएगा, अलग अलग। और पी की वैल्यू क्यों छोटी होनी चाहिए? अच्छा, पी का मान अगर मैंने 2 रखा तो क्यू का मान मैंने 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो के का मान 5 हो जाएगा, ये भी ठीक है। अगर पी का मान मैं 1 रखता हूँ, ओके, ये वाला कहना चाह रहा है इसका मतलब। हाँ भाई, यूनिकली का मतलब क्या है? डिफरेंट मान। यूनिक मतलब दोबारा रिपीट ना हो। अगर इस कंडीशन की बात करें तो पी का मान 1 और क्यू का मान 4 रखने पर के का मान 5 आता है, और पी का मान 2 और क्यू का मान 3 रखता हूं तब भी के का मान 5 आता है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई बेटा? फिर से रिपीट हो गई। तो स्मॉलेस्ट मान कौन सा हो गया बेटा? 5 हो गया। यानी 3 हमारा देखो एक ही बार आ सकता है, 4 हमारा एक ही बार आ सकता है, और आप 2 और 2 नहीं रखेंगे यहाँ पर वरना गलती कर बैठोगे, आप ध्यान रखना। 2 और 2 के चक्कर में फंसोगे तो गलत कर बैठोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं क्या है। 421 और 427 को एक ही संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 1 रहता है। समान शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर बोला शेषफल 1 बचना चाहिए और आपसे पूछ रहा है कि किसका उपयोग किया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो पहले इसका HCF निकाल लो। वैसे तो देखो ये HCF का क्वेश्चन है, पहले भी आया था वही। अगर दोनों में समान शेषफल 1 बचता है तो इसका मतलब HCF किसका निकालना है बेटा? सर HCF निकालना है मुझे 420 का और 426 का, इनका HCF निकालना है। और इन दोनों का HCF निकालोगे तो इनका HCF कितना होता है बेटा? तो HCF ऑफ, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, मतलब शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो प्यारे भाई 420 का और 426 का मुझे क्या निकालना है? यहाँ पर HCF निकालना है, जो कि कितना होगा? 6 यहाँ पर हो जाएगा। 6 का भाग इसमें भी जा रहा है, 6 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो HCF आया 6। अब 6 के फैक्टर क्या है? 6 के फैक्टर अगर मैं देखूंगा तो 6 के फैक्टर क्या होंगे बेटा? 1, 2, 3 और 6। अब मेरी बात सुनना, बोल रहा है कि समान शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए, समान शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए मुझसे पूछ रहा है। ठीक है,
तो बच्चों समान शेषफल एक प्राप्त करेंगे। अब देखो एक का भाग लाने पर तो शेषफल आएगा नहीं एक, तो देखो 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल और 6 पॉसिबल है। तो 3 डिफरेंट हमारे पास नंबर होंगे जिनसे हम शेषफल क्या निकाल सकते हैं, 1 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बोल रहा है इस क्वेश्चन का वैल्यूएशन। चलिए 28, एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 100 मीटर चलता है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 225 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है आपसे बोल रहा है। तो इसका पहले डायरेक्शन बना लो आप। NESW डायरेक्शन होती है, NESW हमारे पास होती है। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, वह 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम कहाँ है बेटा, इसका लेफ्ट में। ये 100 मीटर पश्चिम की ओर गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं मतलब नीचे मुड़ा, और 100 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद मुझे कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त डिग्री में 225 डिग्री घूमता है। अब ये यहाँ है, तो दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है आपको। तो देखो सबसे पहले अगर वो इस दिशा में है, वो इधर चल रहा है, तो पहले इधर घूमेगा। ठीक है, अगर वो 180 घूमेगा तो इसका मुंह इधर तो इधर चला जाएगा, और 45 घूमते हुए उसका देखो ये 180 यहाँ तक आएगा, और 45 ये आ जाएगा, तो इस दिशा में घूम जाएगा वो। तो इसका मतलब ये पूरी डायरेक्शन जो है ना बेटा 225 डिग्री हमारी घूम गई। ठीक है, और अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, दोनों के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है बेटा, नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप इसको आंसर को बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है व्यंजक 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार में से स्टार को प्लस माइनस गुणा प्रत्येक में अधिकतम 2 बार चुना जा सकता है। तो सबसे छोटा गैर नकारात्मक मान क्या है आपसे पूछ रहे हैं। अब सबसे छोटा मान जो गैर नकारात्मक आपसे बोला गया, तो आपको बोल रहा है कि सबसे छोटा मान यानी गुणा का उपयोग कम से कम किया जाए और माइनस का उपयोग अधिकतम किया जाए, तो आपसे बोल रहा है। अब ये डिसिप्लिन आपको बैठाना है कि आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन का फॉर्म है, यानी 5 4 3 2 1। अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं प्रत्येक में से अधिकतम 2 बार चुना जाता है। अच्छा, इसको गुणा कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा पॉजिटिव हो, फिर दोनों नेगेटिव हो जाए। तो देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो ये अगर 2 और 3 5, 5 में से इसको घटाया तो नहीं होगा। अगर मैंने इसको नेगेटिव कर दिया तो 5, ये तीनों नेगेटिव हो गए। इसको पॉजिटिव करो, 5 और 2 7, 7 में 7 गया, 0 आ गया हमारे पास। देखो प्लस का उपयोग भी होगा, गुणा क्या हो गया, तो क्या आएगा 0, इसका आंसर आ सकता है डी। तो यहाँ पर आप पॉसिबल अपने हिसाब से लगाइए, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो गया। नकारात्मक मान आपसे बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है, तो इस तरह से देखो आपको सेट करना है, अपनी मर्जी से आपको पॉसिबल आंसर निकालने हैं। यानी आपको पॉसिबल वेज, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इन क्वेश्चंस में पॉसिबल चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। उसके बाद अरे भाई 30वां क्वेश्चन, अब ये क्या है, ये है अगर मैं कहूँ आपको तो ये क्वेश्चन हमारे लिए डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। क्या लिखा, एक प्रश्न के बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए, प्रश्नों के उत्तर और विचार पर, मतलब प्रश्नों को उत्तर दीजिए और विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, एक्स और वाई के अद्वितीय मान क्या है जहां एक्स और वाई अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या कह रहा है, एक्स और वाई के अद्वितीय मान क्या है, एक्स और वाई के अलग अलग मान क्या है जहां एक्स और वाई अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं आपको बोल रहा है। अब पहला क्या बोल रहा है, एक्स अपॉन वाई विषम है और एक्स वाई बराबर 12, ये आपको बोल रहा है। अब क्या कह रहा है, उपयुक्त प्रश्न और कथनों में संबंध को सही कौन सा सही है। बोल रहा है उत्तर उत्तर केवल एक प्रश्न का उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन अकेले दूसरे कथन का उपयोग करके सीधे आंसर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है प्रश्न का उत्तर अकेले किसी भी कथन से का उपयोग करके दिया जा सकता है। एक्स और वाई के अद्वितीय मान क्या है, अगर एक्स और वाई अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगर मैंने बोला कि एक्स डिवाइडेड बाय वाई, वाई एक ऑर्डर नंबर है और एक्स गुणा वाई बराबर 12 आपको बोला गया है, तो यहां पर आपको थोड़ा सोचना है एक बार। क्या कह रहा है बच्चों, इस बात को समझना एक बार कि एक्स और वाई अद्वितीय मान यानी यूनिक वैल्यूज, अलग अलग मान है इसके, जैसे यूनिक वर्ड का वर्ड भी आया था ना, अलग अलग मान है जहां एक्स और वाई अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो एक्स बटा वाई विषम है और एक्स गुणा वाई बराबर 12 है। तो एक्स गुणा वाई बराबर प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात करें, तो यहां पर अब देखो एक्स गुणा वाई का मान क्या हो सकता है, 12। अब 12 बराबर कैसे आ सकता है बेटा, 1 गुणा 12 से आ सकता है, ठीक है, 2 गुणा 6 से आ सकता है, ये भी ठीक है,
अच्छा 3 गुणा 4 से भी आ सकता है। अब देखो मैं इनके हिसाब से देखूं तो एक्स बटा वाई, अगर मान लो चलो उल्टा लिख दो, 12 गुणा 1, 12 गुणा 1 12 होता है। इसके अलावा हम बात करें 6 गुणा 2 12 होता है, 4 गुणा 3 12 होता है। अब देखो यहाँ पर एक्स का मान 6 और वाई का मान 2 रखा, तो एक्स बटा वाई विषम है, तो यहाँ पर इसका मतलब दोनों से आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के हिसाब से आप आंसर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों कि केवल एक से नहीं दिया जाएगा। क्या लिखा हुआ है, उत्तर दोनों कथनों को एक साथ उपयोग करके दिया सकता है, लेकिन अकेले किसी भी उपयोग से नहीं दिया जा सकता। तो आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, सी इसका सही जवाब होगा। ये होगा डेटा सफिशियंसी। ये क्या हो गया बच्चों, डेटा सफिशियंसी, इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका आंसर क्या निकाला, ये निकाल लिया। तो यहाँ पर एक्स गुना वाई बराबर 12 हमारे पास है, इस बात को ध्यान रखिए। एक्स गुना वाई बराबर 12 आपको दिया है, तो यहाँ पर 6 गुना 3 हम ले सकते हैं, और 6 गुना 2 ले सकते हैं ना। हाँ 3 क्यों, 6 गुना 2, और विषम बोला गया है। अगला है 31, सेम वैसा ही क्वेश्चन। एक्स एक निश्चित राशि एक्स वाई जेड में वितरित की गई, सबसे कम राशि किसे प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन है आपका। एक्स को वाई और जेड से मिलाकर प्राप्त राशि का 4/5 प्राप्त हुआ। एक्स को वाई जेड से मिलाकर 4:5 प्राप्त हुआ। और क्या बोल रहा है, वाई को एक्स और जेड को मिलाकर प्राप्त राशि का 2/7 प्राप्त हुआ। वाई को क्या हुआ बेटा, एक्स और जेड का 2/7 प्राप्त हुआ। नहीं, एक्स और जेड का 2/7, 2 और ये 7। तो देखो टोटल अगर हम देखें 9 इसका भी आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है। तो यहां से अगर दोनों को मिलाऊंगा, देखो अब यहाँ पर एक्स और वाई की बात चल रही है, पहले स्टेटमेंट से मतलब है एक्स को वाई और जेड का आपसे बोला गया है, ठीक है। एक्स को वाई जेड का टोटल का कितना, 4/5 प्राप्त हुआ, तो इसको 5 मिला वाई जेड को, तो एक्स को 4 मिला। और इस हिसाब से देखेंगे तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, दूसरे कथन में क्या बोला गया है कि वाई को एक्स जेड का 2/7 मिला, तो इसको 7 मिला, इसको 2 मिला। इन दोनों के हिसाब से देखोगे तो रेशो क्या आएगा, एक्स वाई जेड का। तो जरा देखना, अगर मैं देखता हूँ एक्स को टोटल 9 में से एक्स को मिला 4, वाई को मिला 2, अब बचा कितना बेटा, बचा अपने पास 3, तो जेड को मिलेगा। सबसे कम किसको मिला, वाई को। तो इसका उत्तर दोनों ने मिलकर दिया, तो इसका आंसर भी क्या होगा, दोनों कथन एक साथ उपयोग देने में दोनों देंगे तब जाके आंसर आएगा, वरना एक से आंसर संभव नहीं है। ये होता है बेटा डेटा सफिशियंसी का तरीका। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, 4 संतरे 6 आम और 8 सेब की कुल लागत 1 संतरे 2 आम और 5 सेब की कुल लागत के 2 गुने के बराबर है। चलिए ये आपको दे रखा है, 4 संतरे, 4 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस, ये ऑरेंजेस है कि क्यों लिख दूं मैं इसको, प्लस 6 मैंगो और 8 एप्पल। इसकी जो कुल लागत है वो 1 संतरा, 1 क्यू, 2 मैंगो और 5 एप्पल के लागत के 2 गुने के बराबर है, ये आपको दे दिया उसने। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फर्स्ट 3 संतरे, अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लागत बराबर है, तो प्रश्न को उत्तर विचार कीजिए। 3 संतरे 5 आम 9 सेबों की कुल लागत 4 संतरे 6 आम और 8 सेबों की कुल लागत के बराबर है, आपको ये बोला गया। क्या ऐसा पॉसिबल है, हम देखते हैं। उसके बाद देखो 1 संतरा 1 आम की कुल लागत की कीमत 1 सेब की कीमत के बराबर है। चलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में लेकर जाते हैं। देखो क्या यहाँ पर बन के आता है, इसको खोलोगे इसको तो 4 माइनस, अगर हमने 4 में से 2 घटाया तो क्या बचेगा, 2 क्यू प्लस 6 ये, और ये हो जाएगा 2 एम, 2 से गुणा किया ना तो 2 दूनी 4, घट गया 6 में से 2 में मैंगो, और ये 8 उधर जाके तो 2 हमारे पास एप्पल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऑरेंजेस की 1 मैंगो की जो टोटल लागत है यहाँ पर, वो 1 आम की लागत के, 1 संतरे की 1 सेब की लागत के बराबर है। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है। क्या फर्स्ट वाला सही है, क्या देखो यहाँ पर, अगर 3 आम और 5, 3 गुना नहीं है पॉसिबल, तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है 32 में। तो 32 में क्या आएगा बच्चों, सेकंड वाला ही सही आएगा केवल, क्या आएगा, सेकंड वाला ही यहाँ पर सही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेट करना था, तो स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट को आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को क्लियर करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। कौन सा आ गया, सेकंड वाला हमारे क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट वाले की गारंटी ले सकते हैं क्या हम लोग, अब फर्स्ट वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इसके हिसाब से सेम आंसर आना चाहिए। फर्स्ट सेकंड वाला तो क्लियर है। 3 संतरे को हमने ये लिखा है क्यू में लिखा है, 5 आम को मैंगो में एम लिखा है, 9 सेब को एप्पल लिखा है, बराबर 4 क्यू 6 एम 8 एप्पल।
तो ये लो, इन दोनों को इधर लाके घटाओगे तो 3 में से अगर हम घटाएंगे इसको तो एक क्यू बचेगा इस तरफ में, एक एम बचेगा इस तरफ में और एक ए बचेगा, तो बिल्कुल ये भी बराबर आ गया। तो यहाँ पर दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। तो दोनों आपके सामने क्लियर है, 32 में दोनों सही है। 33, क्या मान लीजिए पी क्यू आर एस अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है और पी क्यू विषम है और आर एस सम है, तो इन प्रश्नों पर उत्तर पे विचार दीजिए, आपको बोल रहा है। अब आपके सामने लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आपको पढ़ना है और यहाँ पर देखो अलग अलग पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, सब अलग अलग है। पी और क्यू ऑर्डर नहीं दे रखा, तो पी क्यू, पी को अपन ने माना 1, क्यू को माना अपन ने 3, आर को माना 2 और एस को माना 4। हम मान सकते हैं ऐसे। अब पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, पहला पहला पढ़ो क्या करेगा, पी माइनस क्यू, पी माइनस आर का स्क्वायर डॉट क्यू एस आपको बोला गया एक सम संख्या है, आपको बोल रहा है। तो पी का मान क्या 1 है, ऐसे आप नंबर अज्यूम कर लो, 1 माइनस आर का मान 2 का स्क्वायर गुणा क्यू का मान कितना है 3 और आर का एस का मान है 4, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 12। क्या 12 एक सम संख्या है, बिल्कुल सही है। तो अगर देखो ये टैली है, ट्रू है, तो इस पर भी काम करेगा। एक बार आप इसको ऐसे जब भी बनाएं तो आप अपने ऑप्शन और भी बना सकते हैं। जैसे मैंने 1 की जगह 3 रखा होता, इसकी जगह 4 रखा हो, तो 3 में से 4 गया तो 1 ही बचेगा, तो जो भी बचेगा उसका स्क्वायर आपको करना है। अच्छा 5 रखा होता तो 2 का स्क्वायर हो जाता। अगर मैंने 5 नहीं इसको 6 रखा होता तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता। और यहाँ पर अपने पास एस एक सम संख्या है, तो एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है बच्चों कि एस यहाँ पर है तो एस क्या है, एक सम है, और जब भी सम सम से गुणा होगा, किसी भी वैल्यू से गुणा होगा, उसको सम बनाएगा। अब यहाँ पर देखो क्यू माइनस एस, एस अपने पास है तो एस क्या है बेटा, एक सम है, तो इसका मतलब पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा सम है। और सम जब भी किसी से गुणा होता है तो उसको क्या करता है बेटा, सम कर देगा, ये ध्यान रखिएगा, सम कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि सम हमारे पास है तो सम है। और अगर हम थर्ड की बात करें, देखो यहाँ पर एस की वजह से थर्ड को देखो एक बार, थर्ड क्या है बेटा, क्यू प्लस आर का स्क्वायर। तो क्यू कितना है बेटा, तो क्यू है हमारे पास क्यू 3 और पी क्यू प्लस आर, आर का मान कितना था 2, उसका स्क्वायर, तो ये ऑड हो गया, ऑड का स्क्वायर ऑड ही आएगा, 25 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर देखो क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर ये दोनों एक इवन एक ऑड, तो ऑड हो गया, और पी प्लस एड ऑड, तो ऑड और ऑड हमारे पास क्या होंगे, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये लीजिए आपके सामने, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको आंसर को। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कैसे करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो बच्चों डायरेक्टली करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखो यहाँ पर ये p माइनस आर है ना, तो p क्या है यहाँ पर ऑड है, तो ऑड माइनस इवन और स्क्वायर करोगे, पर यहाँ अपने पास इवन है, तो अगर मैं इवन से गुणा करता हूँ, इवन से गुणा करता हूँ तो हमेशा इवन ही होता है, पर ये हमारे पास ऑड है बच्चों, और ये भी हमारे पास ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होता है। तो यहाँ पर तीनों सही है। अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर करेक्ट, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। तो बच्चों क्या आया, इसका आंसर हमारे पास डी आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34th। एक प्रश्न के बाद दो कथन बिल्कुल दे दिया। बोला यदि किसी कक्षा में औसत अंक 60 है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। औसत अंक 60 है, कक्षा में उच्चतम अंक 70 है और सबसे कम अंक 50 है। तो इस हिसाब से तो कक्षा में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो विद्यार्थी हो सकते हैं, उच्चतम 70 और मिनिमम 50 है, दो विद्यार्थी हो सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, कक्षा से उच्चतम और निम्नतम अंकों को हटाने पर औसत में कोई बदलाव नहीं आता है। तो अगर हम देखें तो संख्या में अगर हम देखो, अगर मेरी बात सुनो, 60 औसत है, अगर मैंने माना दो ही विद्यार्थी, एन अगर दो है, ठीक है भाई, अगर मैंने बोला एन दो ही विद्यार्थी हैं, एन बराबर दो विद्यार्थी हैं, तो 70 और 50, अगर मैं बात करूं 70 और 50, तो दो विद्यार्थी की अगर बात करूं, तो अगर दो विद्यार्थी हमारे पास, इनका एवरेज कितना होगा बेटा, 120 बटा 2 यानी 60 हो जाएगा। आगे अगर हम देखें एन बराबर 3 विद्यार्थी होते, लेकिन आप बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो, बोल रहा है अगर कक्षा से उच्चतम और अधिकतम को हटा दिया जाए तो कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो उच्चतम अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली मैं नहीं कह पाऊंगा कितने विद्यार्थी हैं, क्योंकि अधिकतम हटाया तो 60 यानी रहेगा। अब 60 ये एक विद्यार्थी भी हो सकता है, ये दो विद्यार्थी भी हो सकते हैं, तीन विद्यार्थी भी हो सकते हैं, यानी इन दोनों को देखोगे तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या नहीं निकाल सकते आप बताइए क्या नंबर ऑफ कैंडिडेट निकाल सकते हैं, क्या आप सोचो एक बार कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर आप निकाल पाएंगे कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में। हाईएस्ट और लोएस्ट को अगर हम निकाल भी लेते हैं तो इनका एवरेज तो ऑलरेडी 60 है, और इनको हटा भी दूंगा तो बचेगा तब भी क्या बेटा,
60। तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा कोई भी दोनों कथनों का उपयोग के भी उत्तर नहीं दिया जा सकता, यानी एक सा होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34th में। 35th को देखते हैं क्या बोल रहा है। तीन अलग अलग अभाज्य संख्या है जिनका योग एक अभाज्य संख्या है। तीन अलग अलग अभाज्य संख्या है जिनका योग एक अभाज्य संख्या है। वे तीन संख्याएं क्या है? वे तीन संख्या क्या है उनका योग 23 से कम है। पहला, इनमें से एक संख्या 5 है। जैसे तीन अलग अलग अभाज्य संख्या है A B C, 2 3 5, पॉसिबल है क्या? यह अभाज्य संख्या है? नहीं है। 2 3 और 7 पॉसिबल है क्या? नहीं है। दो घटाओ एक बार। 3 5 7, तीन ऑड नंबर है, इनका टोटल कभी इवन नहीं हो सकता, तो ये 15 हो गया, यानी ये पॉसिबल नहीं है। 3 5 11 को अगर हम लें, 3 5 और 11 की अगर हम बात करें, तो 3 और 5 कितना हुआ? 8 19। तो 19 भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। सही है। अब क्या बोला? उनका योग। अब बोला तीन अभाज्य संख्याएं जिनका योग एक अभाज्य संख्या है, तीनों योग है 3 5 11। अब बोल रहा है कि उनका योग एक 23 से कम है। बिल्कुल ठीक है, 23 से कम है। और 19 23 से कम है। एक अभाज्य संख्या 5 है। तो क्या बोल रहा है कि दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर अगर हम देखें तो इसका, अगर हम बात करें 19 से कम है तो देखो मतलब 23 से कम है, तो 23 से कम हमारा काम कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है? दोनों से मिलाकर आंसर दोगे, यानी सी इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 35th में। 36 क्या कह रहा है कि बोल रहा है पी पी और क्यू में प्रत्येक की आयु 100 वर्ष से कम लेकिन 10 वर्ष से अधिक है। ओके, तो इसका मतलब 10 से अधिक है तो 11 से 99 तक की आयु है। यदि आप पी की आयु के अंकों को आपस में बदलते हैं तो क्यू की आयु को दर्शाती है। वेरी गुड। तो बोल रहा है उनकी उम्र का अंतर कितना है, ये निकालना है आपको। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि पी की उम्र हमारे पास क्या होती, जैसे मान लो पी की उम्र होती 10x + y, ये दो अंकों की संख्या मान ली। तो क्यू की उम्र क्या होती है बच्चों? क्यू की उम्र होती 10y + x, बदल दिया हम लोगों ने। अब पहला स्टेटमेंट क्या है? उनकी उम्र का अंतर कितना है। तो देखो अंतर कितना है, अगर मैं अंतर निकालने जा रहा हूँ तो पी की आयु क्यू की आयु से अधिक है, तो अधिक है तो यहाँ पर अंतर होगा 9x - 9y। अब अंतर कितना है पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो इनका अंतर हमें क्लियर नहीं है। उनकी आयु का योग उनके अंतर का 11/6 गुना है। तो आयु का अंतर जो है और योग का योग करोगे तो कितना आएगा बेटा? 10 और एक 11, 11x + 11y। ठीक है, ये योग जो है 11/6, ये 11/6 यानी 6/11 हो जाएगा। योग जो है, योग को नीचे लिखा, अंतर को ऊपर लिखा है। अंतर निकाल लिया तो अंतर आया 9x + 9y। पी को बढ़ा लिया हम लोगों ने, तो 9 कॉमन आ गया ऊपर से, तो x - y/x + y। 11 तो कट गया, तो 6/9 हमारे पास रह गया, 2/3 ये हो गया हमारे पास। तो योग आया 3 और अंतर आया 2। तो ऐसे तो पॉसिबल वेज आपको बहुत सारे बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबल वेज बनाने पड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है इसको पढ़ें एक बार पहले हम। उनकी उम्र में अंतर कितना है, तो x - y का मान एग्जैक्टली क्या होगा वो निकाल सकते हैं क्या हम लोग? यहाँ पर देखो दोनों के अगर हम बात करें x + y 3 है, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा। दोबारा बोलता हूँ, पी और क्यू की प्रत्येक की आयु 100 से अधिक, 100 से कम लेकिन अंतर जो है मतलब जो है 10 से 100 से कम और 10 से अधिक है। तो हमने उसकी आयु जैसे कुछ भी मान ली, 10x + y मान ली, ये आपको मान लिया, और 10y + x मान लिया क्यू का, जो कि बदल कर क्यू की आयु दर्शा रहा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है पी की आयु क्यू से अधिक है। तो अधिक है तो अंतर कितना आएगा बेटा? अधिक है तो पी माइनस से क्यू घटा दिया हम लोगों ने, तो 9x - 9y हमारे पास आ गया। और बोला उनकी आयु का योग जो है, इनकी आयु का योग है 11x + 11y। इनका जो योग है वो अंतर का कितना गुना है? मतलब अंतर का 11/6 गुना है। तो अगर मैं इसका व्रज गुना करूंगा तो एक्स वाई का रेशो आ जाएगा यहाँ से, और एक्स वाई का अगर रेशो निकालूंगा तो इसको अगर ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो अगर आपको दिक्कत ना हो तो।
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से एक्स अपॉन वाई की अगर वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो 5/1 हमारे पास आ गया, पर ये एग्जैक्टली नंबर नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से तो अगर मैं बोलूँ तो 51 और 15 हमारे पास हो जाएगा। तो अंतर तो हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते बच्चों। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर बहुत सारे पॉसिबल है, रेशियो भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 और 4 भी पॉसिबल था, यहाँ पर 9 और 6 भी पॉसिबल था। तो ये अच्छा ये तो है ही हमारे पास 1 और 5 और 1, यानी 10 और 2 नहीं हो सकता। चलो ठीक है, ये 3 2 नहीं है, एक्स और वाई का 5 और 1 है। तो इसका मतलब हो जाएगा पी की आयु हो गई 51 साल और क्यू की आयु आ गई 15 साल। और अंतर निकाल लिया बिल्कुल, अब दोनों का आंसर देकर निकाला है। ये वाला रेशो ध्यान रखिए, यहाँ पर एक्स और वाई का रेशो 5:1 है। तो इनके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डबल तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स एक अंक है यहाँ पर, वाई भी एक अंक है, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है 51। चलिए 37 लास्ट क्या है कि एक व्यक्ति 3 वस्तुएं पी क्यू आर 50 रुपए में खरीदता है, ये आर भी है यहाँ पर। वस्तु की कीमत 16 रुपए है जो सबसे कम है। वस्तु की कीमत 16 रुपए जो सबसे कम है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर की बात कर रहा है 50। तो यहाँ पर पी का मान अगर 16 है तो क्यू प्लस आर की अगर मैं बात करूँ 50 - 16 यानी 34 हमारे पास रह गया। अब क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है वस्तु पी का मूल्य क्या है। अब इसका पहले तो पता नहीं, पी की तो हम कैसे बोल सकते हैं। बोल रहा है पी की लागत से अधिक नहीं है, ये थोड़ा इंग्लिश में कंफ्यूजन है। पी इज नॉट मोर देन आर, पी की लागत आर से अधिक नहीं है, आर की लागत पी से अधिक नहीं है। ठीक है, आपको ये बोला गया। अब इसमें देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर तो ये लास्ट हमारा मतलब कॉन्सेप्ट है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको कि पी क्यू आर 50 रुपए में खरीदता है और एक लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 60 रुपीज विच इज लीस्ट। 16 रुपए सबसे छोटा है। अगर मैं यहाँ पर 16 सबसे छोटा ले लेता हूँ, ठीक है 16 सबसे छोटा ले लिया, मान लो पी का मान 16 रख दिया, तो क्यू का मान हमारे पास, क्यू और आर का मान कितना हो गया 34 हो गया। और क्यू और आर का मान 34 होने का मतलब है कि ये 17 और ये भी 17 हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों में से एक टाइम पर एक ही सही हो सकता है। पी की लागत आर से अधिक नहीं है, अगर मैंने पी को 16 रखा यानी क्यू को अगर 16 रखता हूँ, देखो पहला पॉसिबल है ये 16, ये प्लस 17 और ये 17, ये हो जाएगा ये 17, ये 16 और ये 17, ये 17, ये 17 और ये 16। तो एक केस में आर जो है पी से बड़ा है और एक केस में पी जो है वो आर से बड़ा है। तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो इस तरह से ही जो आपके 37 क्वेश्चन थे बच्चों, ये मैंने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। और ये वीडियो आपको अपलोड होकर मिल जाएगा और उसकी लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये सी सेट के जो क्वेश्चंस थे हमारे बच्चों कंप्लीट हुए। और मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस और सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं बिल्कुल समय समय पर आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। अभी मैं आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद।